केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री की आपकी जो बुक है 11th क्लास की फर्स्ट बुक जो है, उसमें जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पूरी तरह से एटम्स के बारे में जानते हैं। मैंने बताया कि अगर केमिस्ट्री पूरी बारात है तो उस बारात का जो दूल्हा है वो एटम है। जिस तरह से बारात अधूरी है दूल्हे के बिना, अगर दूल्हे के बिना कोई बाराती पहुंच जाए कहीं पे तो खाना थोड़े खाने को मिलेगा। तो उसी तरह से जिस तरह से दूल्हे के बिना बारात अधूरी है, वैसे ही एटम के बिना केमिस्ट्री की सौगात, केमिस्ट्री की जो बात है वो अधूरी है। तो केमिस्ट्री अगर अपन सीखना चाहते हैं तो वी नीड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द एटम्स। हमें एटम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। जो परमाणु होते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो फर्स्ट चैप्टर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं। और अभी तक जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पढ़ा कि एटम जो होते हैं इंडिविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, उनको काटा नहीं जा सकता। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन ने किया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, गोल्डस्टीन ने किया, उसने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया। फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जेम्स चैडविक ने की 1932 में की। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन जो है एटम के अंदर कहाँ पर कौन होता है, इसके लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ने शुरू किए। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल में अपने क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वो ऐसे जो मतीरा होता है ना, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा चार्ज होता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वगैरह वगैरह, जे थॉमसन ने बताया। उसकी कुछ कमियां थी, फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उसके लिए उसने गोल्ड शीट का एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रेज की बॉम्बार्डिंग की गोल्ड शीट के ऊपर। और फिर रदरफोर्ड के मॉडल में मैक्सवेल ने कुछ कमियां निकाली कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो रेडिएशंस का इमिट करेगा, और रेडिएशंस का इमिट जब करेगा तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा, एनर्जी में लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो इस वजह से एटम एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, पर रदरफोर्ड के पास इस बात का जवाब नहीं था। और रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ये रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल अपन पढ़ते हैं वो है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन यहाँ पे जो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है उसको समझने के लिए पहले हमें जो रेडिएशन वर्ड आया है, रेडिएशन जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमी है, वो वर्ड आया है वहाँ पे जो मैक्सवेल ने कमी निकाली रदरफोर्ड के मॉडल की, उस वर्ड के बारे में अपन को तहकीकात करनी पड़ेगी, अपन को पूरी खोजबीन करनी पड़ेगी कि वाकई में ये रेडिएशंस क्या होता है। तो अपन लास्ट क्लास में रेडिएशंस के बारे में ही पढ़ रहे थे। मैंने रेडिएशंस के बारे में बताया आपको कि रेडिएशंस क्या होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है एनर्जी की। जो एनर्जी का एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेव फॉर्म होता है वो रेडिएशंस होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। इस तरह से ये मैग्नेट कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑसिलेशन है और इस तरह से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे ट्रैवल करती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वही मिलके क्या बनाती है, रेडिएशंस का फॉर्म करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह की होती है, इनमें अलग अलग जैसे वेव होती है तो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ रहे थे, वेव प्रॉपर्टीज़। तो वेव देखो इस तरह से चलती है, ऐसे जैसे आप एक रस्सी आपके हाथ में होती है तो रस्सी को झटका देते हो ना, तो जो झटका होता है वो एक जगह से आपका रस्सी के दूसरे किनारे तक जाता है। तो ये जो झटका होता है ना, यही एक्चुअल में वेव होता है। अपन को जो लाइट होती है, लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती हुई दिखाई नहीं देती, पर ये वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। और इसके अंदर जो वेव्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इस वेव के लिए अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रहे थे। जैसे पहली प्रॉपर्टी तरंग दैर्ध्य लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। एक पूरा जब ऑसिलेशन कंप्लीट करती है एक वेव, तो उस पूरे ऑसिलेशन की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक फुल ऑसिलेशन की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं।
और एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लेता है, टाइम टेकन बाय ए वेव फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब कोई वेव पहुँचती है तो उसमें पूरा जो समय लगता है एक ऑसिलेशन में, वो होता है टाइम पीरियड। फिर मैं आपको बता रहा था फ्रिक्वेंसी के बारे में तो एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं वो होती है फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। मैंने जैसे बताया, जैसे एक सेकंड में जितनी बार वेव कोई कंपन करती है, जैसे एक सेकंड में मान लो 5 बार कंपन कर रही है तो 5 हर्ज उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। एक सेकंड में 10 बार अगर कोई वाइब्रेट कर रही है वेव तो उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ज हो जाएगी। तो ये चीज़ अपन पढ़ रहे थे, मैं इसे आगे और कंटिन्यू करता हूँ। वेव प्रॉपर्टीज़ को आगे अपन लेते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी वेव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वेव प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानते हैं। वेव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तरंग के गुण, तरंग के गुण, इन्हीं के बारे में जान रहे थे। तो ये एक वेव बना देता हूँ मैं। इस तरह से एक वेव लिया हमने कोई, ठीक है। ये कोई वेव है, ऐसे। इस तरह से कोई वेव लिया, ठीक है। जैसे रस्सी में झटके लगते हैं ना, तो इसी तरह की एक वेव है। और इस वेव में ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ ए वेव। जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। देखो, एक पूरा जो ऑसिलेशन होता है इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन इसे बोलते हैं। और ये जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। एक पूरे ऑसिलेशन की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। दिस इज वेवलेंथ, वेव लेंथ इसे कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा समय होता है उसको बोलते हैं टी, जिससे कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने वेवलेंथ और टाइम पीरियड बताया था। नेक्स्ट जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो फ्रिक्वेंसी पढ़ रहे थे। जो फ्रिक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, 1/t होता है। और फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, जितनी बार कोई वेव आपकी वाइब्रेट होती है, वो फ्रिक्वेंसी होती है उस वेव की, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। तो ये होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। और फ्रिक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। किस में, एक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। इसी वजह से बाय रेस्पेक्ट हम फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज से शो करते हैं। ये होती है HZ, हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पे टाइम पीरियड की यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड। तो 1/सेकेंड जो है, एक तरह से 1/सेकेंड यही क्या होता है, एक हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज क्या होता है, 1/सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स। तो हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं फ्रिक्वेंसी की यूनिट के लिए। तो ये फ्रिक्वेंसी के लिए अपन को कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होते हैं एक वेव के, वो होते हैं फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होती है। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज क्या है, 1/सेकेंड है, यानी कि एक हर्ट्ज जो होता है वो सेकेंड इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है वेव के बारे में। और देखो, कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं वेव के। जैसे नेक्स्ट लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, तरंग का वेग, इसे समझते हैं। तरंग का वेग, तो इसे v से डिनोट किया जाता है तरंग के वेग को।
मान लो ये वेव जो है इस डायरेक्शन में कोई v वेलोसिटी से जा रही है ना, जिस वेलोसिटी से हमारी तरंग प्रोपोगेट होती है उसे ही अपन वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं, है ना। जैसे कोई गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, 120 किलोमीटर पर घंटे की, तो वेव जो होता है वो भी तो कोई ना कोई स्पीड से चलेगी। तो वेव का जो स्पीड होता है वही क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ वेव इज़, किस वेलोसिटी से चल रही है वही क्या हो जाएगा, वेव का वेलोसिटी हो जाएगा। इसमें मैं डेफिनेशन ना लिख के इसका सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, जैसे वेव को यहाँ से यहाँ तक जब वेव आती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको एक टाइम पीरियड के बराबर लगता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम के उस फॉर्मूले को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा लैम्डा डिस्टेंस यहाँ पे वेलोसिटी ट्रैवल करती है कितने टी समय में, तो लैम्डा अपॉन टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा। तो लैम्डा v बराबर हो गया लैम्डा अपॉन टी, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, मैं 1 अपॉन टी को लिख सकता हूँ f, यहाँ पे 1 अपॉन टी जो है इसको f लिख दें, तो यहाँ से जो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी है उसमें एक रिलेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स f। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स f, है ना। 1 अपॉन टी को क्या लिख दिया हमने, f लिख दिया, तो v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स f। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेवलेंथ और वेव की फ्रिक्वेंसी, इन तीनों में रिलेशन आ गया। ये तो हो गया वेलोसिटी वेव का, ठीक है, ये वेव का वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, एक पूरे ऑसिलेशन में लगा समय, और ये f हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं वेव के, उसकी संख्या होगी फ्रीक्वेंसी। तो v बराबर लैम्डा f, ये एक फॉर्मूला हो जाता है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू लैम्डा f। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी वेव के बारे में। पहली प्रॉपर्टी तो वेवलेंथ हो गई, दूसरी टाइम पीरियड हो गई, तीसरी फ्रिक्वेंसी हो गई, और तीसरी फ्रिक्वेंसी हो गई, तो ये चौथी हो गई ना। दिस इज़ द फोर्थ वन प्रॉपर्टी ऑफ वेव। वेव के बारे में चौथी प्रॉपर्टी हो गई। और देखो, वेव के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं। एक और प्रॉपर्टी लेते हैं विच इज़ फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये होता है वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर, यानी कि तरंग संख्या, इसको बोलते हैं तरंग संख्या। इसका जो सिंबल होता है वो होता है, या फिर वेव नंबर, इसको कोई के से भी नोट करते हैं या फिर लैम्डा बार से भी नोट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है लैम्डा बार, यानी कि तरंग संख्या की वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। यानी कि जो लैम्डा का उल्टा होता है वही क्या होता है, वेव नंबर होता है। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर। जो वेवलेंथ है हमारी, उसका जो उल्टा है वही क्या होता है, वेव नंबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ wavelength is called wave number, wave number। तो तरंग दैर्ध्य का उल्टा, तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाता है। तो ये एक फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाती है वेव के बारे में, वेव के अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो ये वेव्स के बारे में अपन को बातें ध्यान में रखनी है। ओके, आई बात समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनकी अलग अलग वेव्स की फ्रिक्वेंसी का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनसे जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है उन सभी के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल ईएम वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएम बोलते हैं। तो ईएम तरंगों का समूह, ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अपन पढ़ते हैं, जैसे ये अपना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए एक पट्टी लेते हैं अपन। इस पट्टी पे मैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दिखाऊंगा, उन फ्रिक्वेंसीज के लिए अलग अलग टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन वेव्स का मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, तो सारी अलग अलग जो वेव्स हैं अपन उन सबको यहाँ पे पढ़ेंगे। ईएम स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम पे जो आता है, मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपनी आएगी गामा रेज। मैं एक बार ये बैंड दिखा देता हूँ। एक बैंड बनाते हैं अपन, मैं एक पट्टी बनाता हूँ, उस पट्टी को बैंड भी बोलते हैं। ये एक पट्टी बनाई, इस पट्टी में सबसे पहले आती है गामा रेस। गामा को देखो ऐसे, जो आर होता है ना, आर का थोड़ा सा मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म होता है गामा। तो सबसे पहली जो आती है आपकी पट्टी में वो नंबर आता है गामा का, ठीक है। गामा के बाद जिसका नंबर आता है वो है गामा के बाद में आता है आपका इन एक्स रेज का, एक्सरे जो है उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। एक्सरे, आप डॉक्टर के पास जाते हो, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे किया जाता है ना। तो गामा रेज के बाद में एक्सरे आती है, एक्सरा के बाद में आती है अल्ट्रा वायलेट, जिनको हम यूवी भी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। आपने पढ़ा होगा ओजोन जो परत होती है हमारी, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है जो सन से आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उस वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे तक पहुंचती नहीं है और हम अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जो होने वाला हार्म है, जो नुकसान है, उससे बच जाते हैं। तो इनको यूवी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। तो सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, यूवी, और उसके बाद में आता है छोटा सा टाइनी सा विजिबल रेंज। यहाँ पे छोटा सा आपको विजिबल रेंज मिलेगा ऐसे, जिसमें आपके जो कलर हैं 7 के साथ 7 कलर्स जिनको अपन देख पाते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे विजिबल रेंज के, है ना। अलग अलग ग्रीन, येलो, है ना, अलग अलग विबग्योर वाले जो कलर होते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, विजिबल रेंज बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड विजिबल रेंज। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनमें से केवल यही रेंज जो होती है विजिबल रेंज, उसे ही हम देख पाते हैं। ये होती है विजिबल रेंज, ठीक है। और इस विजिबल रेंज के अंदर इस तरह से फिनोमिना रहता है। यहाँ पे ये विजिबल रेंज को थोड़ा बड़ा करें तो यहाँ से शुरुआत होती है विबग्योर की, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर में V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ये विबग्योर का पैटर्न होता है जिसमें आपका जो विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज की जो अलग अलग आपके वेवलेंथ है वो सारी की सारी यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है वो आती है इंफ्रारेड, जिसको बोलते हैं अपन IR। इंफ्रारेड का शॉर्ट में नाम होता है IR, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड के बाद में आती है माइक्रोवेव, ये आती है इंफ्रारेड के बाद में। माइक्रोवेव के बाद में आता है रेडियो वेव। यहाँ पे रेडियो वेव आती है और रेडियो में पहले आती है FM और उसके बाद में आती है AM। यहाँ पे पहले तो आती है FM
और फिर आती है AM, इसको बोलते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, जैसे आप अभी तो FM का ज़माना चलता है। FM को हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है FM की फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और AM की होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये FM आता है, ये AM आता है, और उसके बाद में रेडियो वेव्स के बाद में यहाँ पे आ जाती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स बोलते हैं इनको, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। ये गामा रे हो गई, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, मैं इनके फुल फॉर्म लिख देता हूँ। यूवी का फुल फॉर्म बोलता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट होता है, और हिंदी में इसको परा बैंगनी बोलते हैं, परा बैंगनी। ठीक है। IR का इंफ्रा रेड होता है, IR का इंफ्रा रेड होता है, और ये माइक्रोवेव हो गया। FM को फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जो आप सुनते हो ना FM 92.7 FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, तो वहाँ पे जो FM होता है ना, उसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, GK का क्वेश्चन भी है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और AM जो होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ये रेडियो वेव हो गई, और ये लॉन्ग रेडियो वेव हो गई। तो इस तरह से अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका क्लासिफिकेशन होता है, और इसी क्लासिफिकेशन से अपन जो है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को क्लासीफाई कर सकते हैं, और यही क्लासिफिकेशन जो है यही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो मैं ऊपर इनकी फ्रिक्वेंसी भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जो गामा रेज है इनकी फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻⁻⁻ में 16 हर्ट्ज। ये इनकी फ्रिक्वेंसी नहीं, ये वेवलेंथ होती है। यहाँ पे मैं ऊपर देखो इनकी वेवलेंथ लिख रहा हूँ, इनकी वेवलेंथ। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है, ये सारी वेवलेंथ है नैनोमीटर में। ठीक है, ये मीटर में ही है वेवलेंथ। तो गामा रेज जो है उसकी वेवलेंथ 10⁻⁻16 मीटर होती है। उसके बाद में ये 10⁻⁻14 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 10⁻⁻12 होता है। यानी कि गामा रेज जो होती है उनमें 10⁻⁻16 से 10⁻⁻12 वेवलेंथ की जो रेज होगी वो गामा रेज के अंदर आएगी। फिर एक्सरे में 10⁻⁻10 आ जाता है। ये 10⁻⁻10 मीटर की जो रेंज वाली जो रेज होती है वो एक्स रेज होती है। उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट आती है 10⁻⁻9 वाली रेंज की, और इसके बाद में ये 10⁻⁻8 रेंज की आ जाती है, और ये 10⁻⁻6 रेंज का होता है, ये 10⁻�6। फिर रेडियो वेव आती है 10⁻⁻4 माइक्रोवेव 10⁻⁻4। फिर रेडियो वेव जो आती है 10⁻⁻2 वेवलेंथ, और इनकी हो जाती है 10⁻⁻1, और फिर 10⁻2, फिर 10⁻4, इस तरह से बढ़ती जाती है। ये वेवलेंथ मीटर में है। जैसे रेडियो वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ 10⁻4 यानी कि 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर तक होती है, आप देख सकते हो। तो इसी वजह से जो रेडियो बनाते थे तो रेडियो वेव ऐसे भेजते थे, क्योंकि 1-2 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर तक रेडियो वेव्स को भेजा जा सकता था सिग्नल्स के लिए। अब ये देखो अलग अलग वेवलेंथ है सभी की। तो इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻16 से 10⁻4 तक सभी का जा रहा है। विबिग्योर का आप वेवलेंथ याद रखना, जैसे ये वॉयलेट जो है इसका 400 नैनोमीटर होता है, 400 नैनोमीटर होता है वॉयलेट का वेवलेंथ, और रेड का होता है 750 नैनोमीटर। यहाँ पे जो वेवलेंथ है लैम्डा, वॉयलेट का तो होता है 400 नैनोमीटर और रेड का होता है 750 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर को कैसे लिख सकते हैं? 400 इंटू नैनो जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है ना। ये बात ध्यान में रखना। नैनो जो होता है, एन जो होता है, एन एम, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। ये क्या होता है? नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। वॉयलेट का 450, हाँ देखो 450 या 400 कर लो, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, इसको 450 कर लो चाहे, और 400 ही रहने दो,
400 ही रहने दो, 400 नैनोमीटर। मैंने वैसे आज बताया था क्लास में 450 वाला, पर 400 ही रहने दो इसको। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में जो हमारा ये विजिबल रेंज होता है विबिग्योर, उसका रेंज होता है। अच्छा, आपको एक चीज़ जान के सरप्राइज होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, वो है तो बहुत सारी, है ना। देखो, गामा, एक्सरे, यूवी, विबिग्योर हो गया, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव। तो वैसे तो आपका जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत तरह की वेव्स पाई जाती है, लेकिन हमारी जो आंख है, हमारा जो मानव शरीर है, वो केवल और केवल विजिबल रेंज को ही देख पाता है। यानी कि जो विबिग्योर है उसे ही देख पाता है, इसके अलावा दिखाई नहीं देता कोई भी। हाँ बोलो, हेलो बोलो। हाँ सुनील। सर ये वॉयलेट का 450 बताया था सुबह आपने। हाँ 450 है, पर 400 कर लो उसको, ठीक है। अच्छा। हाँ 400, 400 और 450 ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर 400 याद रखो आप, यस। ठीक है। तो हमारी जो आंख है केवल विजिबल रेंज वाला जो कलर है, जो विबिग्योर होता है ना, उसी के लिए सेंसिटिव है। हमारी आंखें बाकी किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख नहीं पाती। हम गामा को नहीं देख सकते, गामा रेज, गामा रेडिएशंस को। ये गामा रेडिएशन जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, वहाँ पे निकलते हैं गामा रेडिएशंस। एक्सरे आपने देखा ही, हॉस्पिटल में जाते ही हो। अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर में होती है। इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव तो घरों में होते भी हैं, खाना वगैरह गर्म करने के लिए काम में आती है। फिर एफ एम ए एम, तो ये कोई भी नहीं दिखाई देती, केवल अपन को विजिबल रेंज वाली विबिग्योर की ही दिखाई देती है। बाकियों के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं होती है। अब ये सीक्वेंस इसी तरह से ठीक याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। जैसे ये सीक्वेंस आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, तो इस सीक्वेंस को एक ट्रिक की सहायता से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखो ट्रिक सुनना क्या है। गामा से आपको याद आना चाहिए मामा। गामा से क्या याद आना चाहिए? मामा। गामा रे यानी कि मामा रिच है ना। मामा रिच है यानी कि मामा अमीर है। गामा रे, गामा यानी कि मामा रिच है। तो कौन सी गाड़ी में घूमेगा? महिंद्रा की एक बहुत अच्छी गाड़ी आती है एक्स यू वी, है ना। तो एक्स यू वी में घूमेगा, 16 लाख की आती है टॉप मॉडल। तो मामा गामा रे यानी कि मामा रिच है, तो एक्स यू में घूमेगा। और एक्स यू में घूमेगा तो दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देगी। तो क्या होगा? विबग्योर। विबग्योर क्या होता है? रंगीन तो होता है, जो आपके इंद्रधनुष का पैटर्न होता है ना, वही विबग्योर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो इंद्रधनुष का पैटर्न है। तो गामा यानी कि मामा रिच है, तो एक्स यू में घूमेंगे, और एक्स यू में घूमेंगे तो दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देगी। लेकिन अच्छा, दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देगी, और दुनिया किसको रंगीन दिखाई देती है? उन बच्चों को दिखाई देती है जो सुबह 4 बजे से 7:50 तक पढ़ते रहते हैं, और फिर 8 बजे स्कूल आ जाते हैं ना। तो दुनिया रंगीन किसको दिखाई देती है? उन बच्चों को दिखाई देती है रंगीन जो 4 बजे उठते हैं और 7:50 तक पढ़ते रहते हैं, और 10 मिनट के गैप के बाद सीधा 8 बजे वाली स्कूल वाली क्लास में आ जाते हैं, कोचिंग वाली क्लास में आ जाते हैं। तो उन बच्चों को दुनिया रंगीन दिखाई देती है जो 4 बजे से 7:50 पर सुबह उठ के पढ़ते हैं। लेकिन ये सब जो नहीं करता, कहानी ख़त्म। जो ये सब नहीं करेगा वो बेचारा गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा तो भाई इंडियन रेलवे में ट्रैवल करेगा। अब इंडियन रेलवे में ट्रैवल करेगा, गरीब आदमी है, तो माइक्रोवेव, माइक्रोमैक्स का जो फ़ोन आता है ना, सस्ता सा फ़ोन आता है माइक्रोमैक्स का फ़ोन, तो माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ करेगा। अब माइक्रोमैक्स के फ़ोन में MP3 तो सुनने से रहा वो क्या सुनेगा? FM सुनेगा या AM सुनेगा? रेडियो सुनेगा उसके अंदर। वो रेडियो और सुनता सुनता लॉन्ग डिस्टेंस पे, कोई लंबी दूरी पर तीर्थ यात्रा पे निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। क्या है ट्रिक? गामा रे यानी कि मामा बड़े रिच हैं, तो XUV गाड़ी में घूमते हैं, इस वजह से दुनिया रंगीन दिखाई देती है। परंतु और रंगीन दिखाई देती है तो वो बच्चे जो 4 बजे से 7:50 तक उठ के पढ़ते हैं, उनको बढ़िया इंद्रधनुष वाले रंग दिखाई देते हैं, ज़िंदगी के मज़े लेते हैं वो। वरना आप गरीब आदमी होते हो और इंडियन रेलवे में घूमते हो, माइक्रोमैक्स का फ़ोन रखते हो, और वहाँ पे FM सुनोगे, AM सुनोगे, और FM और AM वाला रेडियो सुनोगे, और लॉन्ग डिस्टेंस पे निकल जाओगे। तो इस ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हो? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप याद कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। क्लियर है? ओके ओके, चलो, बहुत बढ़िया। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये था वेव प्रॉपर्टीज़। अब मैं ये जो वेव प्रॉपर्टीज़ के मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं,
इनके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ और वो अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता है 1368 किलो हर्ज फ्रिक्वेंसी का। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ निकालो कितनी होगी, ये सवाल है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ ध्यान में रखना। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही स्पीड होती है। सवाल ये है, क्वेश्चन है कि एक कोई फ्रिक्वेंसी है रेडियो वेव्स की, वो लगभग, मैं थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ 1500 हर्ट्ज, 1500 किलो हर्ट्ज ले लिया है ना। किलो हर्ट्ज क्या हो गया, KHZ। किलो का मतलब होता है 10⁻³ है ना। तो इसके साथ 10⁻³ का और मल्टीप्लाई करना है। तो एक ऐसी रेडियो वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1500 किलो हर्ट्ज है। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ EM वेव। तो ये जो EM वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1500 किलो हर्ट्ज है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इस EM तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये देखो सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला है V = λF। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा हमें। तो चलो सीखते हैं कैसे यूज़ किया जाता है ये फॉर्मूला। तो वेवलेंथ V = λF। अब V की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी की सारी किससे ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। तो V = C × λF। लैम्डा आ जाएगा C/F। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो C जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1500 किलो हर्ट्ज, यानी कि हो जाएगा 1500 × 10⁻³ हर्ट्ज जो होता है वो 1/सेकेंड होता है। तो ये हो गया 1500 × 1000 पर सेकेंड। ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, मैं इसे लिख देता हूँ 30 × 10⁻⁷ ऊपर वाले टर्म को, तो और नीचे वाले टर्म को लिख देता हूँ 15 × 10⁵ ऐसा लिख सकते हैं। जो 10⁻³ है नीचे उसमें ये 2 दे दिए तो 10⁻⁵ हो गया। 30 में 15 का डिवाइड किया तो ये हो गया 2 × 10⁻⁷ में 10⁻15 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। तो 200 मीटर लंबी वेवलेंथ होगी इस रेडियो वेव की। ये आंसर आ गया है ना। अगर आपको कोई रेडियो वेव का फ्रिक्वेंसी दे दिया जाए और उसका वेवलेंथ निकालना हो तो आप क्या करोगे, V = λF। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सीधा वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, मैंने वेव की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। वेव की प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, एक पूरा जो ऑसिलेशन होता है उसकी लेंथ वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है। एक पूरे ऑसिलेशन को करने में लगा समय टाइम पीरियड होता है। 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ जो ऑसिलेशंस है वो फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है। फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। हर्ट्ज 1/सेकंड होता है, यानी सेकंड इनवर्स होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव का रिलेशन होता है V = λ/T या फिर V = λF होता है। फोर्थ स्टेप पे क्या लिखा है, चलो फोर्थ स्टेप पे जाते हैं। बताओ कहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये 2 × 100 हो गया ना, तो 200 मीटर हो गया। बताओ कौन सा स्टेप क्या प्रॉब्लम हुई। वेवलेंथ किस में मेजर करेंगे, वेव एक लेंथ है, लंबाई है। फोर्थ फ्रॉम लास्ट, यही तो 200। विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट, ये कैलकुलेशंस कैसे की समझ में नहीं आई। ऑडियो ऑन कर लो, बताओ, बोलो।
ब्रैकेट वाला, अच्छा ये क्या? तो ये क्या है देखो, मैंने बताया ना हर्ट्ज जो होता है वो क्या होता है, 1/सेकेंड ही तो होता है ना। तो मैंने हर्ट्ज की यूनिट लिख दी 1/सेकेंड, ताकि ये सेकंड से कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो लैम्डा की यूनिट किस में बची, मीटर में बच गई। ये खींच किया मैंने, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है? हम्म, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। वो 800 लग रहा था, अच्छा 800 लग रहा था क्या? नहीं 800 नहीं, वो सेकंड है, सेकंड। 800 नहीं है, दिस इज सेकंड, SEC, ठीक है। चलो, और फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये अलग अलग जब वेव्स को क्लासिफाई करते हैं, तो अलग अलग वेव्स के क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग कैटेगरी की वेव होती है, उन्हीं के क्लासिफिकेशन को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विबिग्योर जो होता है एक पैटर्न होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। एक पॉइंट ध्यान में रखना, जो लैम्डा होता है वॉयलेट का सबसे कम होता है लैम्डा वॉयलेट का, और जो रेड होता है उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा ऑफ रेड, लैम्डा जो होगा रेड का, ये सबसे ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखना। यहाँ से आप देख सकते हो वॉयलेट का लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर है। रेड का लैम्डा कितना है, 750 नैनोमीटर है। तो वॉयलेट का लैम्डा तो सबसे कम होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसे लैम्डा और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसका लैम्डा कम। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो लैम्डा जिसका सबसे कम है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, तो वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम लेकिन फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, लैम्डा जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लेकिन फ्रिक्वेंसी सबसे कम। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ध्यान में रखें। आई बात समझ में? तो ये आज का अपन ने इतना सारा पढ़ा, और आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट जो है वो कल की क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो